नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस मुद्दे की बात करने जा रहे हैं, पिछले कई दिनों से आप उसको लगातार सुन रहे हैं। एक नाम सुना होगा आपने, एक अपराधी का जिसका अभी इनकाउंटर हुआ है, विकास दुबे। खैर, मैं उसे डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, वो मीडिया वाले हैं, वो कर रहे हैं, वो उनको करने दीजिए, उनको सुनते रहिए। लेकिन एक मुद्दा है कि ऐसी समस्याएं या कोई अपराधी इतना बड़ा बन क्यों जाता है और क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हम एक स्मूथली सिस्टम को चला सकते हैं। तो तीन चीजें हैं जिनमें रिफॉर्म्स की मेजर आवश्यकता है। एक है राजनीति, दूसरा है पुलिस, और इन दोनों के द्वारा एक तीसरा एंगल भी है, अपराधी। वैसे कंट्रोलर अगर देखा जाए तो राजनीति ही हर एक समस्या की जड़ भी है और समाधान भी है। खैर, उसमें हम रिफॉर्म्स की बात अभी नहीं करने जा रहे हैं। तो इसमें हम जो मेन बात करने जा रहे हैं वो पुलिस की बात करने जा रहे हैं। वैसे और भी कई सारे स्टेप्स लेने होंगे, तब कभी हमारे समाज में ऐसा होगा कि कोई अपराधी इतना बड़ा ना हो जाए कि जैसे अभी आपने देखा। तो इस समय जो हमारा टॉपिक है, जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वो टॉपिक है आपका पुलिस रिफॉर्म्स। क्या हमारा जो पुलिसिंग सिस्टम है ये सफिशिएंट है, या हमारे समय की आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है, या क्या क्या प्रॉब्लम है, और कैसे इसको हम रिफॉर्म्स करें, अपनी इस मशीनरी को हम कैसे इफेक्टिव बनाएं कि ये जनता के लिए भी बेनिफिशियल हो और हमारी सिक्योरिटी सिस्टम भी स्ट्रांग हो, और इसे आउट ऑफ लॉ जाकर कोई ऐसी एक्टिविटी ना करनी पड़े, लॉ को कंट्रोल करने के लिए आउट ऑफ लॉ ना जाना पड़े। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, मैं इनकाउंटर्स की बात कर रहा हूं, हालांकि वो भी आवश्यक है। तो अभी जो पुलिस रिफॉर्म्स की मैं बात करने जा रहा हूं उसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह कि पुलिस सब्जेक्ट जो है हमारे किस लिस्ट में है, तो आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, यानी ये राज्य सूची का विषय है। आपने भारतीय संविधान में देखा होगा कि हमारे संपूर्ण प्रशासनिक विषयों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया है: संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें से आर्टिकल 246 कहता है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है या पुलिसिंग का जो सिस्टम है ये राज्य का विषय है, ये राज्य सूची का विषय है। यानी इस संदर्भ में संघ को कानून बनाने का सीधे तौर पर कोई अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में जो भी कार्य करना है वो राज्यों को करना है। अब वर्तमान में जो हमारा पुलिसिंग सिस्टम है उसका बेस क्या है, तो ब्रिटिश सरकार ने 1861 में एक एक्ट पास किया था, इंडियन पुलिस एक्ट 1861। इंडियन पुलिस एक्ट 1861, और ये एक्ट पास किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ये जो एक्ट था ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो पास किया गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ 1857 और रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने पुलिस एक्ट पास किया था। और ये 1861 का जो पुलिस कानून है, ये कानून ही वर्तमान में पुलिसिंग सिस्टम का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी हमारी जो इंडिपेंडेंट इंडिया की, आजाद भारत की वर्तमान में जो हमारी जो पुलिस प्रणाली है, उस पुलिस प्रणाली का आधारभूत ढांचा क्या हो गया? 1861 का इंडियन पुलिस एक्ट। अच्छा, उस समय ब्रिटिश सरकार की रिक्वायरमेंट क्या थी? 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उन्हें एक ऐसी मशीनरी डेवलप करनी थी, पुलिस को इस प्रकार से शक्ति प्रोवाइड करनी थी कि वो जनता को पूरी तरीके से, जनता के अंदर होने वाले किसी भी प्रकार के रिएक्शन को, शासन के विरुद्ध उसको सप्रेस कर सके। यानी जनता के साथ उन्हें लाइजनिंग करके, कोऑपरेशन के साथ उनको एक फील गुड कराने की आवश्यकता नहीं थी। उनको जनता को हर तरीके से अपने कंट्रोल में रखने की आवश्यकता थी, उनको कुचलने की आवश्यकता थी, और उसी ढांचे को हमने अडॉप्ट कर लिया। और ऐसा नहीं है मित्रों कि आजादी के बाद कभी पुलिस रिफॉर्म्स के प्रयास नहीं किए गए। कई सारे प्रयास किए गए, कई सारे रिकमेंडेशंस आई, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो अभी तक उन रिफॉर्म्स को एग्जीक्यूट नहीं किया गया। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि पुलिसिंग सिस्टम को लेकर सबसे पहले हम लायबिलिटी देख लें कि इनकी लायबिलिटी क्या क्या होती है पुलिस डिपार्टमेंट की। तो सबसे पहली लायबिलिटी होती है कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। दूसरी जिम्मेदारी इनकी होती है
दंगा नियंत्रण, यानी किसी प्रकार से सोशल जो अनसोशल एलिमेंट्स हैं वो सोसाइटी में डिस्टर्बेंस न पैदा करें। इसके अलावा अपराध की छानबीन, क्राइम इन्वेस्टिगेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ द पुलिसिंग सिस्टम, ये भी पुलिस डिपार्टमेंट का ही काम है। इसके अलावा वीआईपी सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, और लास्ट में आप इनके एक और लायबिलिटी के रूप में देख सकते हैं और वह है ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथली रन कराना। तो ये सारी लायबिलिटी है पुलिस डिपार्टमेंट की। क्या क्या लायबिलिटी है? कानून व्यवस्था, दंगा नियंत्रण, अपराध की छानबीन, वीआईपी सुरक्षा और ट्रैफिक, ये सारे कार्य हैं। अब हम एक और चीज देखने जा रहे हैं और वो ये है कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब पुलिस रिफॉर्म्स की जो मैं बात कर रहा हूं, रिफॉर्म्स की जरूरत क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि वर्तमान में पुलिस डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसका बेस है इंडियन पुलिस एक्ट 1861। फिर हम लोगों ने लायबिलिटी की बात की। अब देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। आखिर जो ऑब्जेक्ट है इंडिपेंडेंट इंडिया का, हमारी डेमोक्रेसी का, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, कि जनता पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, अपराधी नियंत्रित रहे और अपराधियों को सजा दी जाए तो कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर उनको दंडित किया जाए। तो ये सारी चीजें स्मूथली नहीं हो पा रही, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो प्रॉब्लम क्यों है, तो इस पे भी अगर हम विचार करें तो कुछ चीजें सामने आएंगी कि क्या क्या समस्या है। तो इन समस्याओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात है कि जो हमारी पुलिस व्यवस्था है ये एक्सेस लोड है इसके ऊपर, यानी बर्डन, काम का जो इनके ऊपर बर्डन है वो बहुत ज्यादा है, लोड ज्यादा है। यानी कि पर व्यक्ति जो पुलिस की संख्या होनी चाहिए वो संख्या हमारे यहाँ पूरी नहीं है। तो एक समस्या तो ये है। दूसरा ये है कि जनता और पुलिस के बीच में किसी प्रकार की कोऑपरेशन नहीं है। जनता और पुलिस इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कोऑपरेटिव नहीं है। जनता पुलिस के प्रति कोऑपरेटिव नहीं है और पुलिस जनता के प्रति कोऑपरेटिव नहीं है। तो ये दोनों को काम करना है एक दूसरे के लिए, लेकिन दोनों के बीच में न तो लाइजनिंग है और न ही कोऑपरेशन है। तो एक प्रॉब्लम तो ये है। एक तीसरी समस्या है जो काफी बड़ी समस्या है और वो समस्या है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राजनीतिक हस्तक्षेप। ये एक तरीके से देखा जाए तो हमारे देश की बहुत सारी समस्याओं की जड़ है राजनीतिक हस्तक्षेप। इसके लिए पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कैसे हो सकता है मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से राजनीतिक हस्तक्षेप को रोका जाए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स को लेकर। सबसे पहली प्रॉब्लम मैंने बताई कि एक्सेस लोड है, बर्डन है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई जनता और पुलिस के बीच में किसी प्रकार का कोऑपरेशन और लाइजनिंग नहीं है। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि राजनीतिक हस्तक्षेप, यानी पुलिस की एक्टिविटीज जो है उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस डे टू डे की एक्टिविटीज में होता रहता है। चौथी प्रॉब्लम है कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो इन्वेस्टिगेशन जो मेथड है, यानी जो छानबीन का जो तरीका है, ये पूरी तरीके से आप देखेंगे कि आउटडेटेड है। यानी जब पुलिस डिपार्टमेंट किसी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करती है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो मेथड यूज करते हैं, अगर हम अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो वहां पर साइंटिफिक मेथड्स को यूज करते हैं और हमारे यहाँ स्टोरी मेथड को यूज करते हैं। कहानी बनाई जाती है, उस कहानी के कैरेक्टर फिक्स किए जाते हैं, फिर उस कहानी को प्रूव करने के लिए एविडेंसेस चाहिए और एविडेंसेस कौन होते हैं? गवाह के रूप में चाहिए होते हैं और वो मिलते नहीं है और अपराधियों को सजा नहीं हो पाती और वो आसानी से हमारी न्यायपालिका के द्वारा वो छोड़ दिए जाते हैं। तो एक समस्या हो गई कि इन्वेस्टिगेशन का जो मेथड है वो अनसाइंटिफिक है, आउटडेटेड है वो। इसके अलावा इंफॉर्मेशन नेटवर्क, आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है वो काफी इंप्रूव हो चुकी है, एडवांस हो चुकी है, लेकिन पुलिस जो है पूरी तरीके से अभी भी मुखबिर की सूचना पर आधारित है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सूचना नेटवर्क उनका सही है या नहीं है, लेकिन इसे भी मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है। इसके अलावा सफिशिएंट ट्रेनिंग का मॉड्यूल नहीं है, टाइम टू टाइम जो इनका प्रशिक्षण होना चाहिए उसकी प्रॉब्लम है। इसके अलावा पुलिस बल की संख्या कम है और साथ ही साथ अपने काम के प्रति
इनका समर्पण भी हम देखेंगे नहीं है। इस समर्पण न होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि लोड ज्यादा है। जब लोड ज्यादा होता है तो व्यक्ति अपने आप न्यूट्रल हो जाता है। तो ये तो हो गई पुलिसिंग की प्रॉब्लम क्या क्या है। तो हम लोगों ने दो चीजों को डिस्कस किया। एक तो कि पुलिस का ढांचा क्या है, पुलिस डिपार्टमेंट का किस बेस पर वो आधारित है, उसके बाद इनकी लायबिलिटीज क्या है, और फिर हमने प्रॉब्लम की डिस्कस किया कि प्रॉब्लम क्या क्या है। अब हम देखेंगे कि वर्तमान में क्या मैकेनिज्म है। तो अभी कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की। वैसे 1996 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और उस याचिका में 1996 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और ये याचिका दाखिल की थी दो रिटायर्ड डीजीपी ने। और इन डीजीपी महोदय का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे और सरकार को डायरेक्शन दे ताकि पुलिसिंग सिस्टम में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो और पुलिस व्यवस्था आसानी से स्मूथली रन करे। 2006 में जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। न्यायपालिका की हमारी गति आपको स्पष्ट ही है। तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में इस संदर्भ में जजमेंट दिया और इन्होंने निर्णय ये दिया, इसमें एक डायरेक्शन दिया, कुछ डायरेक्शन दिए। एक तो ये कहा कि जो स्टेट का जो डीजीपी होगा, जो मेन पुलिस अधिकारी है, इसका कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष का। इसके अलावा एसएचओ, एसपी, इनके कार्यकाल भी कम से कम 2 वर्ष के हों। यानी इनको ऐसे ही अनावश्यक इनके स्थानांतरण का, ट्रांसफर का डर इन्हें न सताए और ये अपनी भूमिका का प्रॉपर निर्वहन कर सके। इसके अलावा एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बनाया जाए। तो ऐसे कुछ सुझाव इन्होंने दिए। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा अपील की गई कि आप पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर हमें कुछ सजेशन दें, कुछ एडवाइस दें। और भारत सरकार को एडवाइस कुछ दी गई है कि क्या किया जाए, कैसे पुलिस रिफॉर्म्स हो। तो उसमें एक तो 2006 के जजमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को ही रिपीट किया गया। देखिए, एक कहा गया कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एक्टिंग डीजीपी को अपॉइंट नहीं करेगा, यानी कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति नहीं की जाएगी। अब ये कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति का गेम क्या है, अगर आप इसको देखें तो इसका मजरा यह है कि राज्य सरकार अपने किसी पसंद के व्यक्ति को डीजीपी के पोस्ट पर बैठाना चाहती है। तो वो क्या करती है कि अपने किसी वो सीनियरिटी या बाकी सारी चीजों को इग्नोर करते हुए किसी व्यक्ति को इमीडिएटली एज एक्टिंग यानी कार्यवाहक डीजीपी के रूप में अपॉइंट कर देती है। और जब राज्य की पुलिसिंग सिस्टम का जो मेन व्यक्ति है, जब वो एग्जीक्यूटिव के नियंत्रण में चला गया, तो जाहिर सी बात है कि पूरी की पूरी पुलिस व्यवस्था जो है वो चली गई रूलिंग पार्टी के कंट्रोल में। इसके बाद दूसरा सजेशन इन्होंने ये दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन कही या डायरेक्शन कही है कि जब राज्य में डीजीपी की पोस्ट खाली होने वाली होगी, उसके 3 महीने के पहले, 3 माह के पहले स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट यूपीएससी को रिक्वेस्ट करेगी, यूपीएससी को सूचना देगी 3 महीने पहले, और यूपीएससी के पास कुछ नाम देगी वो राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का। यूपीएससी क्या करेगा, उन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में से 3 को सेलेक्ट करेगा और स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा कि आप इन्हें एज ए डीजीपी के रूप में अपॉइंट करें। लेकिन डीजीपी के रूप में जब उन्हें अपॉइंट किया जाए तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनका कार्यकाल कम से कम 2 वर्ष का हो। अब एक चीज समझ लीजिए कि जब मेन पुलिस का हेड अगर वो सही हो गया, राजनीतिक नियंत्रण में नहीं है या उसके ऊपर राजनीतिक दबाव नहीं है, तो निश्चित रूप से पुलिस व्यवस्था भी स्मूथली आसानी से चल सकती है। वैसे ऐसा नहीं कि केवल यही पर्याप्त है, इसमें जो सबसे बड़ी जो भूमिका या सबसे बड़ा जो काम होना चाहिए वो ये है कि जो स्थानांतरण है
पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का, लोगों का, उसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव बॉडी से अलग कर दिया जाए और उसके लिए एक बोर्ड का गठन कर दिया जाए। जैसे भर्ती के लिए स्टेट में यूपी कमीशन, हमारे स्टेट में जैसे यूपी में यूपीएससी में यूपीएससी है जो संघ में जो भर्ती की प्रक्रिया को संचालित करता है, उसी प्रकार से एक अलग से बोर्ड बनाकर पुलिस डिपार्टमेंट की सारी इन गतिविधियों को उसे हैंडओवर कर दिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप से हम पुलिस डिपार्टमेंट को बचा सकते हैं। तो ये कुछ सुझाव भी हैं और ये कुछ निर्णय भी हैं जो पुलिस व्यवस्था के सुधार से संबंधित हैं। तो इसी के साथ मेरा ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। वैसे मेरा जो मेन मुद्दा था समझाना आपको, देखिए जो न्यूज़ की चीज़ें होती हैं वो हमारी परीक्षा के लिए, चाहे वो आप यूपीएससी की परीक्षा दें, चाहे आप किसी भी परीक्षा दें, स्टेट की परीक्षा दें, चाहे आप एसएससी की दें, कोई भी जीएस की परीक्षा हो जिसमें जीएस इन्वॉल्व हो, तो उसमें वो न्यूज़ की बहुत सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं आती, जो लगातार वो चल रहा डिबेट टीवी पर आप देख रहे होंगे, विकास दुबे इनकाउंटर और ये वो दुनिया भर का। हमारा जो मतलब है वो ये है कि इस सिस्टम या इस मैकेनिज्म को हम कैसे रिफॉर्म्स करें। क्या कोई अपेक्षा है, कोई आशा है, या सब कुछ अंधे में है? तो ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम को रिफॉर्म्स नहीं हो सकते, उसमें स्टेप बाय स्टेप पूरे मैकेनिज्म को देखना होगा। तो हमने आपको बताया कि इस प्रकार की सिचुएशन को दूर करने के लिए 3-4 स्टेप लेने होंगे, जिसमें सबसे पहला मैंने आपको बताया पुलिस रिफॉर्म्स। अगर पुलिस राजनीतिक दबाव में काम न करे, राजनेताओं के लिए काम न करे, वो अपनी जवाबदेही और अपने दायित्वों का निर्वहन करे बखूबी, तो निश्चित रूप से ऐसे अपराधी इतने बड़े नहीं हो पाएंगे कि वो इतना दुस्साहस कर सकें कि हमारे पुलिस को या लोगों को अनावश्यक इस प्रकार से या कानून अपने हाथ में ले सकें, यानी उनके अंदर कानून का भय स्थापित किया जा सकता है। तो ये मुद्दा था इस समझाने का मेरा आपको इस टॉपिक के बीच में। इसी के साथ मैं अपना आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को लेकर, किस प्रकार से, हालांकि इसकी संभावना बड़ी कम नजर आती है, लेकिन यूपीएससी के विद्यार्थी या कोई भी विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति, उसके अंदर एक आशा की किरण होनी चाहिए कि हम अपना सजेशन तो दे सकते हैं क्या तरीका हो, कैसे इसका रिफॉर्म्स हो। इसी के साथ मेरा एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और आपके लिए इंटरेस्टिंग और काम की वीडियो बनाता रहूं। यूजलेस वीडियो नहीं, काम की वीडियो बनाता रहूं जो आपके परीक्षा से और एग्जाम से संबंधित हो। नमस्कार।